हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज की सीरीज सुपर नेचुरल होने के साथ साथ मिस्ट्री, थ्रिल और सस्पेंस से ना भरी हुई है। ये कहानी ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स की है जिनका अतीत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और रहस्यमय रहा है। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ में आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और वो अपनी आम जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन एक अजीब तरीके से एक अंधेरे और सुनसान गली में लोकेटेड लाइट शॉप की तरफ अचानक से सबके सब खींचे चले जाते हैं, जहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है और ये गली अंधेरे में डूबी हुई रहती है। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं सिवाय कुछ खास लोगों के। एक बहुत ही मिस्टीरियस सा शख्स है जो कि उस शॉप को गार्ड करता है और इस सीरीज में कई सारे अलग अलग कहानियां हैं जो कि अलग अलग लोगों की हैं, लेकिन सभी किसी न किसी तरीके से इस लाइट शॉप से जुड़ी हुई हैं। ये सभी लोग जिनका आपस में एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है, बट किसी न किसी वजह से उस लाइट शॉप में हमेशा विजिट करते रहते हैं। स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको भी काफी दिलचस्प लगने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ एक लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है और एक लेडी शॉप में आती है, लेकिन वो बिना कुछ खरीदे ही वहाँ से चली जाती है। फिर तो उसके बाद मिन को दिखाया जाता है जो बस से अपने घर जा रहा होता है और अपने स्टॉप पर जैसे ही वो उतरता है एक डरावनी लेडी को देखकर डर जाता है। और ये वही लेडी है दोस्तों जो थोड़ी देर पहले लाइट शॉप से निकली थी। मिन तो उससे बिना बात किए वहाँ से चला जाता है क्योंकि ये सारी सिचुएशन उसे कुछ अजीब लग रही थी। नेक्स्ट डे फिर से मिन उसे वहीं पर बैठा हुआ देखता है और इस बार वो लेडी टेबल पर अपने नाखूनों को घिस रही थी। मिन तो उसे नजरअंदाज कर देता है, वहाँ से निकल जाता है। लेडी के पास एक बड़ा सा सूटकेस था। सूटकेस वाली लेडी का नाम जूली है। तीसरे दिन जब मिन उसे फिर से देखता है, उससे पूछता है कि मैडम क्या आपको कोई परेशानी है? आप क्या कहीं पर जाना चाहती हैं? मेरा फोन ले लीजिए या फिर मैं ही आपके लिए टैक्सी बुला लेता हूँ। लेकिन जैसे ही अपने फोन को देखता है, देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि इसका फोन अब टूट चुका था, जो कि थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक था। लेडी के ही पूछते ही कि क्या तुम मुझे जानते हो? मिन बोलता है कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता। ये बोलकर वो वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। बारिश वाले दिन मिन फिर से जूली को वहीं पर बैठा हुआ पाता है। छाता लेकर उसके पास जाता है और बोलता है कि आप इसे रख लीजिए, मेरा घर पास में ही है, मैं दौड़कर वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। लेडी के पूछते कि क्या तुम मुझे जानते हो? लेकिन इस बार वो हाँ बोलता है कि मैंने आपको कल और परसों देखा था। जूली उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे जानते हो तो कल फिर से आना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। साथ ही अगर तुम्हारा घर पास में है तो क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? जूली को काफी ठंड लग रही थी, इसलिए मिन उसे मना नहीं करता और अपने घर ले जाता है। मिन को ये सब कुछ काफी अजीब लग रहा होता है और घर में घुसते ही दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेड नर्स की तबीयत काफी खराब होने की वजह से बाकी नर्सेस उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलती हैं और जूनियर नर्स जिसका नाम यून वो मरीजों की देखभाल कर रही थी कि तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखकर कहती है कि तुम आईसीयू वार्ड्स में ऐसे नहीं घूम सकते हो। तभी फिर योंजो को पता चलता है कि एक पेशेंट की तबीयत काफी खराब हो गई है और सही टाइम पर पहुंचकर वो लोग उसे बचा लेते हैं। जैसे ही वो वापस आकर उस आदमी को ढूंढती है, वो तो वहाँ से गायब हो चुका था। फिर से वही मिस्टीरियस लाइट शॉप दिखाई जाती है। शॉप का मालिक जॉन है जो कि बल्ब वगैरह बेचता है और थोड़ी देर बाद ही वही आदमी शॉप पर आता है जो कि हॉस्पिटल में घूमता हुआ हमने देखा था और वो अचानक से गायब हो गया था। शॉप को घूर घूर कर देख रहा होता है और जब वो एक बल्ब छूने की कोशिश करता है तो जॉन उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाहर एक लड़की को घूमते हुए देखा जाता है। योंजो उसे खिड़की से देखती है और उसकी सहेलियां उसे बता रही होती हैं कि इस स्कूल में भूत प्रेत वगैरह घूमते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई आत्मा तो जरूर है। यहाँ पर एक और आदमी जो कि कुत्ते के भौंकने से काफी परेशान होता है, लाइट शॉप में पहुंच जाता है और पूछता है कि क्या आपने यहाँ पर किसी कुत्ते को देखा है? मैं उससे बहुत परेशान हो चुका हूँ, उसे जान से मार दूंगा। जॉन उसे मना करता है कि उसने वहाँ किसी को नहीं देखा। वेल तो कुछ देर बाद ही एक भीगी हुई लेडी शॉप में आती है और एक बल्ब को छूने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे भी रोक देता है। वेल तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए मैं आपको बताती चलूँ कि ये सब कुछ जो भी अभी इस स्टोरी में चल रहा है ना, वो सब के सब स्ट्रेंजर्स हैं। स्ट्रेंजर्स आखिर कौन होते हैं ये आपको धीरे धीरे वीडियो में आगे पता चल जाएगा। वहीं रात के टाइम पर वॉन्चो जो अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में काफी ज्यादा अंधेरा होता है और उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पलट के देखती है वहाँ कोई नहीं होता। बेचारी डर कर दौड़ते हुए लाइट शॉप में पहुंच जाती है। जॉन को बोलती है कि अच्छा हुआ कि आपकी शॉप अभी भी खुली हुई है, मॉम ने मुझे यहाँ बल्ब लाने के लिए भेजा है।
जॉन उसे टॉफी देता है। वॉन्जू के ये बोलते हैं कि क्या आप मुझे अभी भी बच्ची समझते हो। जंग तो हंसकर बोलते कि तुम मेरे लिए हमेशा बच्ची ही रहोगी। साथ ही वो वॉन्जू को एक लाइट देते हुए बोलता है कि कुछ लोगों के पास स्पेशल पावर होती हैं जिससे वो उन लोगों को देख सकते हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। मेरी शॉप में आधी रात तक कस्टमर्स आते हैं जिनमें से कुछ इंसान होते हैं और कुछ स्ट्रेंजर्स। दोस्तों यहाँ पर इन स्ट्रेंजर्स का मतलब भूतों से है, यानी कि कुछ ऐसी आत्माएं जो नरक और हमारी दुनिया के बीच में फंसी हुई हैं। जहाँ पर जॉन के रिफ्लेक्शन में हम उसकी रियल एज को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा ओल्ड होता है। नेक्स्ट सीन में मिन के घर पर जूली उससे टॉवल मांगती है और टॉवल लौटाते समय मिन उसके हाथों को देखकर डर जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा भयानक लग रहे थे। उसके नाखून सीधे नहीं बल्कि उल्टे थे। मौका पाते ही जूली अपने सूटकेस में से कुछ चीजें निकालती है और उसी कैची से मिन पर हमला भी कर देती है। तो फिर उसी टाइम पर यौन जो भी बाहर निकली हुई होती है उस लेडी को सूटकेस के साथ में देख लेती है, यानी कि जूली के सूटकेस से खून टपक रहा होता है। जूली से थोड़े बहुत सवाल पूछने के बाद वो जल्द ही समझ आती है कि जूली एक स्ट्रेंजर है, यानी कि वो एक आत्मा है। जॉन की दी हुई सलाह को याद करते हुए वो महसूस करती है कि उसे स्ट्रेंजर्स को नजरअंदाज कर देना चाहिए और फटाफट से वहाँ से निकल जाती है। तो नेक्स्ट सीन में सियोन नाम की एक लड़की को देखते हैं। सियोन एक नया घर देखने के लिए गई हुई होती है जो कि एक राइटर है और उसे ब्रोकर वो घर दिखा रहा होता है। सियोन को वो कुछ खास पसंद तो नहीं आता, लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से और वहाँ का किराया कम होने की वजह से वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ब्रोकर ने उसे साफ साफ एक दरवाजे के अंदर जाने के लिए मना किया था और इसलिए वो उसके ऊपर फिलहाल के लिए कपड़ा डाल देती है। एक दिन सियोंग के घर के बाहर से वांग नाम का एक लड़का गुजर रहा होता है। वहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा देखकर काफी डर जाता है और इसलिए अपने डर को भगाने के लिए गाना गाते हुए वहाँ से निकल जाता है। वांग का गाना सुनकर शुन परेशान हो जाती है। वो राइटिंग कर रही होती है और उसे काफी डिस्टर्बेंस हो रही थी, लेकिन वांग जल्दी से वहाँ से भागकर लाइट शॉप के बाहर पहुँच जाता है जहाँ जोंग ने उसे देख लिया होता है। सियोन जब अपनी राइटिंग में बिजी होती है अचानक से लाइट्स बंद हो जाती हैं। वो उन्हें ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती और इससे वो काफी परेशान हो जाती है और इसी बीच उसे महसूस होता है कि घर में उसके अलावा कोई न कोई और तो जरूर है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां एक मरीज की हालत काफी ज्यादा खराब देखकर डॉक्टर बोलते हैं कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, लेकिन वो मरीज बेहोशी के आलम में भी बड़बड़ाए जा रहा था। बोल रहा था कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। यून भी वहाँ पर खड़ी हुई इस सब कुछ सुन रही थी और डॉक्टर उस मरीज के परिवार को बता रहा होता है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन उसकी फैमिली को खुद को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि वो अब शायद नहीं बच पाएगा। ये सुनकर उसकी फैमिली काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर घर में सियोंग फिर से वांग को देखती है जो कि अंधेरे में डर कर गाना गाते हुए वहाँ से निकल रहा था। सियोन गाने से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और गुस्से में अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाती और अचानक से लाइट्स भी फिर से बंद हो जाती हैं। सियोन को सबसे ज्यादा हैरानियत तो तब होती है जब सारे घर की लाइट बंद होने के बाद भी उस मिस्टीरियस रूम की लाइट अभी भी जल रही थी। शिउन बहुत ज्यादा क्यूरियस होकर उस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाती है और वहाँ क्या हुआ ये तो खैर हमें आगे ही पता चलेगा। और वहीं इसी बीच हॉस्पिटल में यून वॉशरूम में होती है जब उसे एक लेडी की आवाज सुनाई देती है। लेडी उसे पूछ रही होती है कि आखिरकार उस पेशेंट का क्या होगा। यून बोलती है कि उन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाएंगे। और ये सुनते ही लेडी की आवाज गुस्से में बदल जाती है। धमकी देते हुए यून को कहती है कि अगर उन्होंने उसे नहीं बचाया तो अच्छा नहीं होगा। डर कर फिर जैसे ही यून उस लेडी की एक झलक देखती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसी टाइम पर एक क्लीनर लेडी वहाँ पर आकर उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। यानी कि वो लेडी भी एक स्ट्रेंजर यानी आत्मा थी। जहाँ हैरानी की बात ये थी कि यून उसे देख सकती थी। यहाँ पर सियोन जैसे ही उस रूम में जाती है वहाँ एक बल्ब जल रहा था वो उससे बंद भी कर देती है। वही बाहर वांग गाना गा रहा होता है जिससे शियोन विंडो पर जाकर पूछती है कि क्या रोज वही गाना गाता है। ये सुनते ही वांग तो डर कर वहाँ से भाग जाता है और सीधा ही लाइट शॉप पर पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद वो बल्ब भी अचानक से जल गया था। नेक्स्ट डे योंजो अपनी क्लास में पढ़ाई कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी दोस्त से घर चलने के लिए बोलती है लेकिन उसकी दोस्त थोड़ा रुकने के लिए बोलती है। वो वहीं पर सो जाती है।
योंजू उसे बोलकर वहाँ से निकल जाती है कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है, और अपनी दोस्त को क्लास में अकेला छोड़कर वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है काफी अंधेरा था जिससे वो डर जाती है और एक लेडी को देखती है। घबराकर जैसे ही वो टॉर्च अपनी ऑन करती है, लेडी के पास जाकर योंजू उसे छाते से ढकती है और उसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। योंजू को ये बोलते कि वो लाइट शॉप जा रही है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बल्ब लाने के लिए कहा है। आखिर अब ये बल्ब वाला क्या सीन है और उसकी मॉम हमेशा उसे उस लाइट शॉप से ही बल्ब लाने के लिए क्यों बोलती है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है दोस्तों, जो कि स्टोरी में आपको पता चल जाएगा। फिर कुछ दूर साथ चलने के बाद योंजू को ऐसा एहसास हो जाता है कि वो लेडी भी स्ट्रेंजर है, और उसे जंग की बात याद आती है कि जब भी उसे कोई स्ट्रेंजर दिख जाए हमेशा उसे उन्हें इग्नोर करना है। लेकिन रुककर देखने पर लेडी की हाइट अचानक से बढ़ने लग जाती है। योंजू डरकर भागते हुए हेल्प के लिए चिल्लाती है और जॉन उसकी आवाज सुनकर शॉप से बाहर आता है। योंजू जैसे ही उसे उस आत्मा के बारे में बता रही होती है, वो उसे अपनी मॉम के पास जाने के लिए बोलता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। और योंजू के जाते ही जैसे ही वो अपना काला चश्मा उतार कर देखता है तो लेडी की हाइट नॉर्मल हो जाती है और अचानक से वो वहाँ से गायब भी हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ योंजू की दोस्त की आंखें खुलती हैं। वो सोचती है कि योंजू ने आखिर उसे उठाया क्यों नहीं कि वहाँ। तभी वो एक लड़की को देखती है जो कि स्कूल में भटकती रहती थी, यानी कि वही आत्मा। वांग भी जब जा रहा होता है तो जूली से टकरा जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वैसे इस टाइम पर यहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए मैं लाइट शॉप से भाग कर जा रहा था ताकि जल्दी घर पहुँच सकूँ। यहाँ शोन के बाथरूम में बाल धोते वक्त वहाँ किसी और के भी बाल दिखाई देते हैं, लेकिन शोन को इसके बारे में पता नहीं चलता। बाद में बाल सुखाते वक्त वो बहुत सारे बाल देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। बाहर से गुजरा वांग जूली से बोलता है कि देखो इस फ्लैट की लाइट हमेशा ही जलती रहती है। पहले तो यहाँ पर कोई नहीं रहता था, लेकिन अब शायद कोई शिफ्ट हुआ है। और उस दिन उस लड़की ने मुझसे कुछ पूछा था, मैंने उसके पीछे किसी और को खड़ा हुआ देखा और इसलिए मैं वहाँ से डरकर भाग गया था। यहाँ पर शोन जैसे ही उस आईने में देखती है वो समझ आती है कि घर में कोई और भी है। वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। जूली भी मौका पाते ही शोन के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। वांग उसे रोकता है लेकिन उसके अजीब हाथ देखकर बुरी तरह से डर जाता है। जूली बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम भी मेरी तरह हो। जैसे ही वांग फिर अपने उल्टे पैरों को देखता है बहुत ज्यादा डर जाता है, वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन वो बार बार उसी गली के चक्कर लगाते हुए पाता है। यानी कि वान भी एक स्ट्रेंजर है और इसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं था। तो नेक्स्ट सीन में वो लेडी जॉन की शॉप में पहुंच जाती है और जॉन के पूछते हैं कि आपको वहाँ पर क्या चाहिए। तो अचानक से माहौल सस्पेंस में बदल जाता है। सीन शिफ्ट होता है 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लेडी अपने अपार्टमेंट में होती है और अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। वो डर कर सोचती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड आए और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, यहाँ से चले जाओ। लेकिन जैसे ही वो डरते हुए फिर गेट खोलती है क्योंकि दस्तक देना बंद हो गया था, जोरों से चिल्लाती है और विंडो से कूद जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है, यानी कि उसे शायद किसी ने धक्का दिया था। तो फिर इसके बाद उसे लेडी के बॉयफ्रेंड को रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए दिखाया जाता है, जहां पर सीधा पुलिस और डिटेक्टिव सनसेक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन में वो अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा को देखता है, काफी डर जाता है, जहां पर ऑफिसर सनसेक इस केस की अच्छे से जांच कर रहे थे, लेकिन सबूतों की कमी के कारण वो केस को बंद कर देते हैं। सबको तो यही लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उस लेडी को मारा है। देखते ही देखते वहीं डिटेक्टिव सनसेक को एक और मर्डर केस पर बुलाया जाता है। ये मामला एक बुजुर्ग व्यक्ति का है। कहा जा रहा है कि उसने आत्महत्या की थी। फटाक से सनसेक उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जांच पड़ताल करता है और बहुत ही जल्दी समझ आता है कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उस बुजुर्ग आदमी ने मरने से पहले एक चाइनीज रेस्टोरेंट से नूडल खाए थे और जिसके बाद ही वो अपने साथी से उस रेस्टोरेंट की जानकारी निकालने के लिए बोलता है। घर लौटते टाइम डिटेक्टिव सनसेक को अपनी वाइफ की याद आने लग जाती है, जिसने कि उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी थी और वो उन अतीत के पलों को याद कर रहा होता है, जिसे साफ पता चलता है उसकी वाइफ के साथ कुछ न कुछ अनहोनी तो हुई थी और वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट डे जैसे ही डिटेक्टिव सनसेक को उस रेस्टोरेंट का पता चलता है,
वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि उस रेस्टोरेंट का मालिक कोई और नहीं बल्कि उस बुजुर्ग आदमी का बेटा है जिसका नाम जनशोक है। सनसेक वहाँ पर जाकर नूडल्स ऑर्डर करता है और जनशोक को बोलता है कि तुमने ही अपने पिता और उस अपार्टमेंट वाली लेडी को मारा है ना। ये सुनते ही जनशोक बोलता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डिटेक्टिव सनसेक बोलता है कि मेरे पास फिलहाल कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी गिरफ्तार कर लूंगा, तुम्हें ऐसे नहीं घूमने दूंगा खुला। जैसे ही फिर सनसेक अपने ऑफिस लौटता है तो इस केस की गहराई को काफी अच्छे से जांच पड़ताल करता है। वहीं दूसरी तरफ जनशोक एक लड़की का पीछा कर रहा होता है और उसे बाइक से टक्कर मारने वाला होता है कि अचानक से डिटेक्टिव सनसेक वहां पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। जनशोक से कहता है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब तो तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा, लेकिन जनशोक उसे कहता है कि पहले आप उस लड़की को तो देख लो। और जैसे ही डिटेक्टिव उस लेडी को देखता है बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही अपार्टमेंट वाली लड़की थी जिसकी मौत हो चुकी थी। डिटेक्टिव सनसेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और वो लेडी भी वहाँ से भागने लगती है। जनशोक फिर से उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन सनसेक उसे रोक लेता है। यानी कि वो लेडी भी एक आत्मा ही थी और दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ जाती है कि तभी एक कार वाला बहुत तेजी से आता है जिससे दोनों का काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वेल तो सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ डिटेक्टिव सनसेक ही था जो कि उस लाइट शॉप में पहुंचा हुआ था और जॉन को देखता है और उससे पूछता है कि वो आपको क्या चाहिए। तो डिटेक्टिव सनसेक बताता है कि वो एक डिटेक्टिव है और एक सस्पिशियस आदमी को यहाँ पर ढूंढने के लिए आया है। वहीं पर उसके पास में खड़ी हुई लेडी यानी कि जूली, जिसका सूटकेस खून से सना हुआ था, उनकी बातचीत सुन रही होती है और डिटेक्टिव सनसेक उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं। जूली भी उसे वहाँ से कोई ना कोई बहाना करके निकल जाती है। उसके बाहर जाते ही वहाँ एक अजीब सी यूनिक सी लाइट दिखाई देती है जो कि बाकी सारे बल्बों से काफी अलग थी। जूली के जाते योंजू को दिखाया जाता है जो कि जॉन से मिलने के लिए जा रही होती है। रास्ते में उसे जूली दिख जाती है, लेकिन इस बार वो उसे सीधा ही इग्नोर मारकर लाइट शॉप में पहुंच जाती है। जॉन से पूछती है कि क्या आप ठीक है। वो भी हाँ बोलता है और बोलता है कि तुम्हें अपने घर अपनी मॉम के पास जाना चाहिए। फिर तो योंजू के वहाँ से जाते ही डिटेक्टिव सनसेक को देखते हैं दोस्तों, जो कि काफी अजीब लग रहा था। यानी कि वो भी एक स्ट्रेंजर बन चुका था, क्योंकि उस दिन उस एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई थी। जॉन को आखिर वो कैसे जानता है और इनके बीच क्या रहस्य है, ये तो खैर हमें वीडियो में ही आगे पता लगेगा। सीन शिफ्ट होता है, क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया जा रहा था। एक नर्स वहाँ पर अकेली थी कि तभी डेड बॉडी से उसे कुछ आवाजें आने लग जाती हैं। डर कर अपने सीनियर को बुलाती है, उनसे पूछती है कि आखिर ये क्या है, ये लेडी तो मर चुकी है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि हाँ ये लेडी मर चुकी है, लेकिन तुम्हारी सारी बातें सुन सकती है और इसलिए इसे बुरा भी लग रहा होगा और तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, यहाँ से जाओ। जैसे ही वो नर्स वहाँ से जाती है, डॉक्टर डेड बॉडी से बात करता है। लेडी उससे पूछती है कि क्या मैं सच में मर गई हूँ और डॉक्टर हाँ बोलता है। लेडी उससे बोलती है लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। डॉक्टर बोलता है कि हाँ लेकिन अब तुम एक नए सफर पर जाने वाली हो और डेड बॉडी को रेडी करने के बाद वो उसे जलाने के लिए मशीन में डाल देता है। जैसे ही वो स्विच ऑन करता है, उस लेडी के रोने की जोर जोर से आवाजें आने लग जाती हैं और दोस्तों ये सीन बहुत ही ज्यादा डरावना था। नेक्स्ट सीन में उनको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ उसे लग रहा होता है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे देखने पर उसे कोई नहीं दिखता। कल तो लिफ्ट के पास बारिश में भीगा हुआ एक आदमी आता है। यून उससे पूछती है कि आखिर आपको किस फ्लोर पर जाना है, तो वो बताता है कि उसे 8th फ्लोर पर जाना है। यून बोलती है कि वो तो ICU बोर्ड है और आप वहाँ पर नहीं जा सकते। और फिर वो आदमी एक पेशेंट के बारे में पूछता है कि क्या वो ठीक हो सकता है। जैसे ही यून बोलती है कि वो ठीक नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर ने पूरा ट्राई किया लेकिन अब कुछ नहीं हो पाएगा। सब कुछ सुनते ही वो तो जोरों से रोने लग जाता है और उसके ऊपर से पानी गिर रहा होता है। लिफ्ट पानी से भर जाती है और उस आदमी के साथ साथ यून भी वहाँ पर डूब रही होती है। वो काफी ज्यादा डर जाती है। जैसे ही वो घबरा कर अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। डर कर फटाक से वो लिफ्ट से वहाँ से बाहर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में फिर वो नर्स यून ICU में एक पेशेंट को हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनाने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है, लाइट शॉप दिखाई जाती है। सनसुक जोंग से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी बाइक की आवाज सुनी है। जैसे ही फिर जोंग बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। देखते ही देखते डिटेक्टिव सनसेक की आंखों का रंग बदल जाता है और जॉन जैसे ही अपने काले चश्मे उतारता है, सनसेक वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्सेस एक पेशेंट के स्मोकिंग की आदत पर चर्चा कर रहे होते हैं और यून भी सीनियर नर्स से पूछती है कि क्या मैं उस पेशेंट से बात कर सकती हूँ, तो वो भी उसे परमिशन दे देती है। और दूसरी ओर
स्टूडेंट योनजू रास्ते में सूटकेस वाली लेडी यानी कि जूली से मिलती है और जूली से पूछती है कि तुमने मुझे उस दिन देखा था ना और आज भी तुम मुझे देख सकती हो, वैसे तुम बार बार लाइट शॉप क्यों जाती हो। योनजू उसे बताती है कि वो अपनी मॉम की हेल्प करना चाहती है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि उसके डैड उसे बचपन में ही छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। योनजू और उसकी मॉम बहुत ज्यादा गरीब हैं। जूली भी फिर उसे सीधा घर जाने के लिए बोलती है, जिसे साफ पता चल रहा था कि जूली के दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही थी, वरना वो ऐसे ही योनजू को वहाँ से जाने नहीं देती। यहाँ पर हॉस्पिटल में यून उसी पेशेंट के पास में होती है, उससे बोल रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उन सब लोगों को देख सकते हो जिन्हें दूसरे नहीं देख सकते और मैंने भी उन्हें देखा है। बोलती है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्ट्रेंजर्स है यानी कि आत्मा, जो कि हूबहू इंसानों की तरह दिखते हैं। उन्हें पहचानना मुश्किल होता है लेकिन ध्यान से देखने पर समझ में आ जाता है कि वो स्ट्रेंजर्स है। और जैसे ही वो आदमी पूछता है आपने आखिर किसे देखा, यून उसके रूम में उसे छोड़कर वहाँ से लाइट ऑफ करके जा रही होती है। जैसे वो बोलता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, वो वापस से लाइट ऑन करके उसके पास बैठकर बातें करने लग जाती है। साथ ही बोलती है कि यून का पास में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था जिससे कि वो कई सालों तक कोमा में रही थी, जिससे कि उसकी सोल बहुत सालों तक ऐसे ही भटकती रही थी। जैसे ही वो कॉन्शियस हुई तो स्ट्रेंजर्स उसे दिखाई देने लगे। वो आदमी फिर यून से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो यून बोलती है कि तुम अभी एक आईसीयू बोर्ड में एडमिट हो। नेक्स्ट सीन में जैसे योनजू अपने घर जा रही होती है कि वहाँ एक आदमी उसके सामने आ जाता है। डर कर अपने टॉर्च खोलकर उसको देखती है और उसे जंगल की बात याद आती है। वो भी समझ आती है कि एक आदमी भी एक स्ट्रेंजर है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि उस दिन लाइट शॉप में कुत्ते के बारे में पूछ रहा था उसे जान से मारने के लिए। योनजू तो घबरा कर सीधा अपने घर भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है और सच सामने आता है और हमें हॉस्पिटल के आईसीयू बोर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्ट्रेंजर्स इकट्ठे हुए थे, जिसमें सबके साथ साथ जूली भी शामिल थी। कुछ लोग तो मर जाते हैं लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में फंसे रह गए थे। योनजू फिर घर आकर अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे माफ कर दो, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी इसलिए मैं बल्ब नहीं ला पाई। उसकी माँ भी उसे बोलती है टेंशन मत लो, बस तुम अपना ख्याल रखो। और योनजू अपनी माँ को सीधा ही गले लगा लेती है। फिर से वही डेड बॉडी के मेकअप वाला सीन दिखाया जाता है और ये पता चलता है दोस्तों कि डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि योनजू की मॉम की थी। यानी कि योनजू यहाँ पर अपनी मॉम से नहीं बल्कि उनकी आत्मा से बात कर रही थी। जूली भी बाहर दरवाजे से ये सब कुछ देख रही होती है और बोलती है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और भाई इसी सस्पेंस के साथ में इन एपिसोड का द एंड हो जाता है। तो आगे की स्टोरी और भी ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक होने वाली है। धीरे धीरे सबके राज खुलने वाले हैं। जितने भी ऐसे लोग थे जो कि स्ट्रेंजर्स को फील कर सकते थे या उन्हें देख सकते थे, वो सारे स्ट्रेंजर्स यानी कि वो सारी की सारी आत्माएं उन सब लोगों को मारना चाहती थी। योनजू के हॉस्पिटल में उसी के डिपार्टमेंट में वो सारे के सारे स्ट्रेंजर्स हैं जो कि अभी कोमा में हैं। फिर तो अभी सारे के सारे लोग आखिर है कौन और ये कोमा में कैसे पहुंचे, लाइट शॉप से इनका क्या रिलेशन है, उसकी तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट होते हैं। सबका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ रिलेटेड है उस लाइट शॉप से, जिसका खुलासा होगा इसके पार्ट 2 में। और इनमें से कौन कौन स्ट्रेंजर है और कौन रियल में इंसान है, इनके साथ ऐसी कौन सी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ये लोग नर्क और हमारी दुनिया के बीच में फंस कर रह गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूँ तो फटाफट से मेरे कॉमेंट बॉक्स को नेक्स्ट पार्ट से भर दीजिएगा। वीडियो को लाइक 1000 है, अगर 24 घंटे में हो जाता है तो मैं जल्द से जल्द इसके अगले पार्ट को भी ले आऊंगी। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वरना नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस हो जाएगा। स्टोरी के साथ साथ अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा।